हेलो स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाने आई हूँ अकाउंट्स। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, उसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ जर्नल एंट्री और उसके पहले जितने भी बेसिक्स हैं अकाउंट्स के सब पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन से टाइप्स के अलग अलग जर्नल एंट्री होते हैं और अलग अलग टाइप के एंट्रीज ट्रांजेक्शन जिनके अलग एंट्रीज होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हर जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है जिसको मुझे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जो मैं आज बताऊंगी। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। पहला है सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा जनरल एंट्री जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा और वाइस वर्सा। मतलब एक अकाउंट से क्रेडिट होगा और उसी अमाउंट से दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदा है, किसने खरीदा है? कैश में खरीदा हो या क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर। तो इसमें क्या हो रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से और क्रेडिटर या कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है। इसको बोलते हैं हम सिंपल जनरल एंट्री। दूसरा होता है कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री होता है जिसमें या तो दो अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा या वाइस वर्सा, दो क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा। मतलब जैसे कि हमने मशीनरी बेचा तो कुछ अमाउंट हमने कैश में दे दिया। मशीनरी हमने बेचा, कुछ अमाउंट हमने कैश में लिया और कुछ अमाउंट हमारा जो कस्टमर है वो बोला कि मैं बाद में दूंगा। तो उसमें हम क्या एंट्री पास करेंगे? पहले तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मशीनरी को हमने बेच दिया। फिर डेबिट क्या करेंगे? हमको 10,000 का मशीनरी को बेच दिए तो कैश मिला 5,000। तो कैश आया कितना? 5,000। उसको हम 5,000 से डेबिट किए। लेकिन हमको याद रखना है जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट होता है। तो और 5,000 कैसे डेबिट करेंगे? किसके अकाउंट में डालेंगे? कस्टमर अकाउंट, जो हमको बाद में देगा। इस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्योंकि जनरल में रूल है जितना अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। तो जब हम मशीनरी को आधे कैश में और आधा क्रेडिट में बेचते हैं या फिर और कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट, मतलब 3 या 4 अकाउंट, दो से ज़्यादा 3 या 4 अकाउंट रिलेटेड है, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। अभी हमने पढ़ा सिंपल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। अभी हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री क्या होता है। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है? मतलब साल के शुरू में जो हमने एंट्री किया है उसको, मतलब पिछले साल का जो बचा हुआ था स्टॉक, मशीनरी, जो बुक में जो वैल्यू में था उसको इस साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। मतलब साल के शुरू का एंट्री, जितना भी कैपिटल्स, लाइबिलिटी, एसेट जो हम इस साल लाए हैं उनको इस ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि क्वेश्चन क्या है। 1 अप्रैल को अभिनव कुमार कैश बैलेंस लाया 6,000, बैंक बैलेंस लाया 36,000, बिल रिसीवेबल लाया 15,000, डेटर 60,000, स्टॉक 51,000, इन्वेस्टमेंट 72,000, मशीनरी सो ऑन, इतना सामान लाया, एसेट लाया और लाइबिलिटी कुछ लाया। जैसे कि क्रेडिटर 75,000, लोन 75,000, बिल 9,000। तो हम इसका एंट्री कैसे पास करेंगे? तो जितने एसेट्स हैं उनको पहले डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला कैश बैलेंस, पिछले साल जो कैश अकाउंट में बैलेंस बचा है, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट से? 6,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना से? 36,000। फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितना से?
15,000। फिर और क्या लाया है, डेटर अकाउंट डेबिटेड कितना से 60,000। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड कितना से 51,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 72,000। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1,80,000। बिल्डिंग इसमें जितने भी एसेट्स हैं वो सब हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, जितनी भी लाइबिलिटी है। चाहे नीचे क्या होगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर अकाउंट कितना से हुआ है 75,000 से, और टू लोन, जो लोन हम बैंक से लिए हैं या किसी से भी लिए हैं वो 75,000, और टू बिल पेबल, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है क्योंकि उसमें हमको पैसा मिलेगा, जबकि बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी है जिसमें हमको पैसा देना है। मैं डिटेल में आपको बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है, ये बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये समझ लेना है, बिल रिसीवेबल एसेट्स होता है, बिल पेबल लाइबिलिटी होता है। इसका टोटल करेंगे माइनस ये करेंगे, बचा हुआ जो आएगा वो होगा कैपिटल अकाउंट, जैसे 636 इन सब का टोटल को आउटसाइड, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू ओनर लाइबिलिटी प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी। तो इससे जब हम ये माइनस करेंगे तो निकलेगा 3,81,000। मतलब दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा सेम होगा। तो जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो पहले एसेट साइड इधर लिखेंगे और क्रेडिट में सब आउटसाइडर लाइबिलिटी लिखेंगे। बचा हुआ अमाउंट कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो बाकी पैसा बचा किसका हुआ, ओनर का हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से टाइप के एंट्रीज होते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी अलग अलग ट्रांजेक्शन और उनकी एंट्री। जैसे कि पहले स्टॉक, स्टॉक दो टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि इसका नाम बता रहा है ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो साल के शुरू में हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जिस स्टॉक के साथ हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये हम जब ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो स्टॉक बोल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जब साल का हम अंत करते हैं, जब आखिरी करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो भी स्टॉक है उसको अपने गोडाउन में जाके सब स्टॉक्स लेते हैं, तो उन स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोल के अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये वाला जाता है पीएल में एज अ ओपनिंग स्टॉक, जबकि ये जाता है हमारे बैलेंस शीट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट में, इस साल का बैलेंस शीट में एज ए क्लोजिंग स्टॉक, जो नेक्स्ट ईयर जाएगा एज ए ओपनिंग स्टॉक और बुक ऑफ अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के नाम से आएगा। मतलब सोचो इस साल मेरा 10,000 ओपनिंग स्टॉक से मैं बुक साल ओपन की, तो ये इसका एंट्री क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब इसको मैं पीएल अकाउंट में दिखाऊंगी, जबकि क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट को मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगी। सपोज एंट्री नहीं होगा, इसको खाली हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस दिखाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक मानेंगे। मतलब अगर ये 2017 का है तो ये 2018 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट एंट्री, हम क्या पढ़ेंगे, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। लॉस बाय थेफ्ट और फायर, मतलब हमारे गोडाउन में गुड है
उसको या तो कोई चोरी कर लिया या आग लग गया, उससे क्या हुआ, हमको नुकसान हुआ। तो अब इस नुकसान को हम कैसे, क्या एंट्री पास करेंगे? इस नुकसान का लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड बताई थी मैं इसको आपके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख सकते हैं। रूल्स, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, जब भी रेवेन्यू और इनकम होने से वो अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो लॉस हमारा नुकसान, लॉस बढ़ा तो लॉस बाय थेफ्ट और फायर, और लॉस बाय फायर जो भी हुआ वो अकाउंट डेबिटेड, ये तो कर दिए। अब इसमें क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या हुआ है हमारा, गुड्स गया, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है गुड्स को भी हम कभी भी गुड्स के नाम से नहीं लिखते हैं। क्या नाम से लिखते हैं? या तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज मतलब अगर हम सामान गुड्स खरीदें तो परचेज लिखते हैं जो डेबिट होता है। सेल्स मतलब अगर गुड बेचे, बिजनेस से गया है सेल बेच के, तो सेल्स लिखते हैं। परचेज रिटर्न अगर हम गुड बिजनेस से बाहर भेज रहे हैं, वापिस भेज रहे हैं अपने सप्लायर को, तो उसको परचेज रिटर्न लिखते हैं। लेकिन अगर कोई जिसको हम सामान भेजे वो हमको अपना हमारा गुड वापस भेज देते तो हम क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न। लेकिन अगर हमारा कोई भी गुड नुकसान हो गया, जल गया, तो हम क्या करते हैं? अपना परचेज को कम करते हैं। यहाँ गुड नहीं लिख के क्या लिखेंगे? परचेजेस, मतलब हम जो परचेज ऊपर किए थे उसको कम कर देते हैं कि हम कम अमाउंट परचेज किए। तो वहाँ पे क्या होता है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज को हम कम कर देते हैं। नहीं तो बाकी जगह परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये ऐसे केसेस में परचेज को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नुकसान हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? बिजनेस अपने सब नुकसान को पहले से इंश्योर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर हमने इंश्योरेंस कराया, अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तो यही है, अगर इंश्योरेंस कराया है तो क्या होगा? हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर, ठीक है, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट या फायर जिससे भी हुआ। फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमको पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं एक्सेप्ट करे। अगर पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा? अगर कैश में दे रहा है या फिर बैंक में दे रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमको दे दिया, उसका खत्म हो गया। अगर वो आधा पैसा दे रहा है, सोचो हमको 10,000 का नुकसान हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं 5,000 दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी 5,000 का क्लेम, तो अगर पूरा पैसा दे दिया है तो कैश बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर वो बोल रहा है कि मैं 50% दूंगा और 50% नहीं दूंगा, तो क्या होगा? 50% देगा मतलब कैश में देगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000, और बचा हुआ क्या है हमारा? 5,000 नुकसान है। तो हम उसको क्या करेंगे? लॉस मान लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे एज ए लॉस मान के, ठीक है। 5,000 को हम अपना नुकसान मान के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और हमको लायबल नहीं है पैसा देने के लिए 10,000, तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा बंद कर देंगे उसका अकाउंट को। कैश 5,000 हमको मिला, बाकी जो 5,000 बना उसको हम अपना लॉस मान के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया? अगर लॉस होता है तब ये एंट्री पास करते हैं, जब फिर इंश्योरेंस अगर हमारा है तो ये एंट्री पास करते हैं। जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अगर पूरा अमाउंट मिला तो ये, अगर आधा मिला आधा नहीं तो ये एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ गुड गिवन टू चैरिटी। गुड गिवन अवे एज चैरिटी मतलब गुड हम किसी को दान दे दिए हैं, गरीबों को, या एज ए सैंपल अपने कस्टमर को भेजे हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा? देखो गुड हम भेजे मतलब हमारे अकाउंट से गुड कम हो गया, जो 5,000 का चैरिटी कर दिए तो गुड तो कम हो गया, तो गुड हमारा कम हुआ है तो उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, है ना। गुड से एसेट्स है जो कम हो गया है तो उसको हमको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। अब हम डेबिट क्या करें? ये जो हम भेजे वो क्या है?
अगर हम चैरिटी के लिए भेजें तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, एक खर्चा बिजनेस का, और अगर हम उसको ऐसे सैंपल भेजें तो सैंपल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और कितना 5,000 का सोचो गुड भेज दिए। जानते हैं कि हम गुड्स नहीं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर इस रीजन से गुड बाहर जाता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको अपने परचेज को कम कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। गुड जो सैंपल के लिए भेजे हैं उसको चैरिटी या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, ठीक है। और क्या है, जब हम गुड यूज कर रहे हैं एक एसेट बनाने के लिए, मतलब हमारा बिजनेस का गुड को हम यूज करके अपने बिजनेस के लिए एक एसेट बना रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा गुड कम हो जाएगा और क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा। क्या होगा, एसेट बढ़ेगा जबकि गुड्स कम हो जाएगा, ठीक है। गुड्स अगर सेल्स के अलावा किसी और रीजन से, सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा और किसी रीजन से अगर कम होता है तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और अब क्या बढ़ा, एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड। समझ में आया। अगर हम अपने गुड्स को यूज करके, सोचो हमारा लकड़ी का काम है, हम उस लकड़ी को यूज करके फर्नीचर बना दिए तो क्या होगा, हमारा फर्नीचर एसेट बढ़ गया लेकिन हमारा लकड़ी कम हो गया, लकड़ी जो हमारा गुड था। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट करेंगे, ठीक है। मैं आज आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स बताई हूँ जिसको आप डिटेल में घर में रिवाइज करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले सॉरी कि आपको समझ में आया है कि नहीं। गुड लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड द क्लेम फॉर 60% अमाउंट। प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और ताकि मुझे पता चले आप मुझे कितना फॉलो कर रहे हैं और मोटिवेटेड हूँ कि मैं अगला